हे फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। समझते हैं इच्छा मृत्यु क्या है। और हाल ही में हरीश राणा केस में इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी दी गई और समझेंगे कि अरुणा शान बाग केस में कैसे पहली बार इच्छा मृत्यु के मुद्दे को उठाया गया। समझते हैं इच्छा मृत्यु क्या है। इच्छा मृत्यु किसी असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसकी या उसके परिजनों की इच्छा पर जानबूझकर दर्द मुक्त मृत्यु देना। फ्रेंड्स, भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव इथोनेसिया कुछ शर्तों के साथ मान्य है, जहां कोमा या असाध्य रोग में मरीज को मशीनों से हटाकर मतलब मरीज के लाइफ सपोर्ट हटाकर उसे सम्मानजनक मृत्यु दी जाती है। फ्रेंड्स, विभिन्न देशों में इच्छा मृत्यु संबंधी अलग अलग कानून हैं। ब्रिटिश देशों में इच्छा मृत्यु को असहनीय पीड़ा से राहत दिलाने के लिए जीवन समाप्त करने के स्पष्ट इरादे से किया गया एक जानबूझकर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करती है। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में इच्छा मृत्यु को किसी मरीज के अनुरोध पर डॉक्टर द्वारा जीवन का समापन के रूप में समझा जाता है। हालांकि नीदरलैंड ने ही इच्छा मृत्यु को सबसे पहले मान्यता दिया था, लेकिन डच कानून इच्छा मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि इसे सहायता प्राप्त आत्महत्या और अनुरोध पर जीवन का समापन की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत शामिल करता है। फ्रेंड्स, जैसे भारत में हाल ही में हरीश राणा केस देखा गया। उत्तर प्रदेश के 32 वर्षीय हरीश राणा के परिवार ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के 5 जजों की पीठ के उसके फैसले के आधार पर चिकित्सा सुविधाएं हटाने की मांग की थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने हरीश राणा से जुड़ी याचिका उस वक्त खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि राणा मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट पर नहीं है और बाहरी सहायता के बिना भी जीवित रह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केस को यहीं रोकते हैं और समझते हैं कि देश में इच्छा मृत्यु का मुद्दा किस केस से उठा और फिर लौटेंगे हरीश राणा केस पे। अरुणा शान बाग केस 2011 की कहानी, जिसने भारत में इच्छा मृत्यु कानून बदल दिया। आज भारत में 32 साल के हरीश राणा को सम्मानजनक इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे है मुंबई की एक नर्स अरुणा शान बाग की दर्द भरी कहानी, जिसने इच्छा मृत्यु के मुद्दे पर पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अरुणा शान बाग मुंबई के KEM किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक युवा नर्स थी। 1973 में अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने उस पर हमला किया। उसने डॉग चेन से उनका गला घोंटा और यौन उत्पीड़न किया, जिससे उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी। इस हमले से उनके मस्तिष्क को गंभीर नुकसान हुआ और वे अस्थायी वेजिटेटिव अवस्था में चली गई। अस्थायी वेजिटेटिव अवस्था आमतौर पर मस्तिष्क की चोट के बाद की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जागृत तो होता है, जैसे आंख खुली रहती है और सांस लेता है, लेकिन उसमें सोचने, समझने या जागरूकता के कोई संकेत नहीं होते। इसके बावजूद अरुणा 42 वर्षों तक जीवित रही। उन्होंने अगले 4 दशक अस्पताल के बिस्तर पे ही बिताए। दिमाग को वे नुकसान के कारण न वे देख सकती थी न सुन सकती थी और लकवाग्रस्त भी हो गई थी, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। KEM अस्पताल की नर्सों ने उनकी देखभाल उनकी परिवार की तरह की। धीरे धीरे अरुणा की कहानी भारत में एक बड़े नैतिक और चिकित्सा बहस का विषय बन गई। 2009 में पत्रकार पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरुणा शान बाग के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। उनका कहना था कि ऐसी हालात में किसी को जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ है। इससे देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या किसी व्यक्ति को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने अरुणा शान बाग के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अस्पताल का स्टाफ उनकी देखभाल जारी रखना चाहता था। लेकिन अदालत ने कहा कि कड़े नियमों के तहत भारत में पैसिव इथोनेसिया की अनुमति दी जा सकती है। फिर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में पैसिव इथोनेसिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी तय किए गए थे। ये दिशा निर्देश उन दोनों स्थितियों पर लागू होते हैं जब मरीज ने पहले से कोई अग्रिम निर्देश छोड़ रखी हो,
जिसमें लिखा हो कि अगर वह असाध्य बीमारी की अवस्था में पहुंच जाए तो उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए, साथ ही उन मामलों में भी जहां ऐसी कोई लिखित इच्छा मौजूद ना हो। फिर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक और 5 जजों की पीठ ने 2018 के फैसले में कुछ बदलाव किए ताकि असाध्य रूप से बीमार मरीजों के इलाज वापस लेने की प्रक्रिया कम जटिल और अधिक व्यवहारिक बन सके। इन बदलावों में हर मेडिकल बोर्ड के निर्णय के लिए समय सीमा तय करना और प्रक्रिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका को सीमित करना शामिल था। ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अब फिर आते हैं हरीश राणा के केस पे। इसके बाद हरीश राणा के परिवार ने साल 2024 में फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उस समय उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। हालांकि अदालत ने यह अनुमति दी थी कि जरूरत पड़ने पर वो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। इसके बाद परिवार ने पिछले साल एक बार फिर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मानते हुए 13 साल से ज्यादा समय से कोमा में चल रहे हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट जीवन रक्षक मशीनें हटाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है। कोर्ट ने एम्स दिल्ली को यह भी निर्देश दिया है कि लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए एक खास योजना तैयार की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज की गरिमा और सम्मान बना रहे। हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।